हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया, वहाँ की प्रधानमंत्री को शरण देकर, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे देश की जो सरकार है, वो पड़ोसी देशों को लेकर जो उनका चिंतन है, वो सराहनीय है। और मुझे लगता है, जो भारत की विदेश नीति जो अभी तक हमने देखा है कि उसमें सफल रही है सरकार, निश्चित रूप से जो हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा और मंदिरों की सुरक्षा का विषय है, जी। आज उस पर विचार करने की आवश्यकता है। कैसे वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, सीमावर्ती देश होने के कारण बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की सीमा से लगी हुई है। हमें अपने देश की सुरक्षा के साथ-साथ वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। हालाँकि भारत सरकार ने जो विदेशों से बहुत सारे लोगों को शरण दी है, मुझे लगता है कि भारत उस पर विचार करेगा। और पूर्व में भी इस पर काफ़ी काम किया गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जो ऐसे स्थान थे जो जहाँ पर बहुत समस्याएँ थी, मोदी सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। और हम सब लोग ये आशा है कि जल्दी ही वहाँ शांति स्थापित हो और वो सरकार उस पर अपने सहयोगी दलों के साथ-साथ जो विपक्ष है, भारत की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन सब से भी विचार करना चाहिए और विचार जी। करके एक सकारात्मक पहल उस पर चलिए, हो, ठीक है। जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम ठीक है हो। स्वामी, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी, भारत के लिए कितनी चिंता है? पड़ोसी देखिए, मुल्क है। पहले हमें सबसे जी। ये समझने की आवश्यकता है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, तो उसमें बहुत से फौजियों ने हिस्सा लिया था। उनकी संतानों को एक रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स में। ये कुछ उसी तरह का है जिस तरह हमारे देश में भी जब संविधान लागू किया गया, तो कुछ रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि एक सीमित समय के लिए था, 10 वर्ष के लिए। वहां भी नहीं एक सीमित वीरेंद्र जी, समय के लिए। दरअसल दोनों रिजर्वेशंस में फ़र्क है। मैं यहाँ आपको समझा दूँ थोड़ा-सा। जो रिजर्वेशन हमारे भारत में दिया जाता है, संविधान में जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो सामाजिक स्तर पर दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था क्योंकि भारत में जिस तरह की थी, जाति प्रथा यहाँ पर थी, छूत छुआछूत था, और जो हमारा यहाँ पर दलित समाज है या ओबीसी समाज है, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, फाइनेंशियली बहुत पिछड़ा हुआ था। तो उसको बराबरी पर लाने के लिए ये रिजर्वेशन संविधान में दिया गया था। लेकिन देखिए, वो हम विषय से हट बांग्लादेश में, जाएंगे। हाँ, बांग्लादेश में जो अगर रिजर्वेशन दिया हम गया था। विषय से हट जाएंगे, जी। अगर हम रिजर्वेशन पर बात करते रहे, हम्म। हमें समझना यह है कि रिजर्वेशन सीमित समय के लिए था। यहाँ भी सीमित समय के लिए था, वहां भी, जिसको सीमित समय में नहीं रखा गया जी। और वो इंडेफिनेटली चलता गया और अब तक चलता आ रहा था। कोई भी रिजर्वेशन मेरिट को तबाह कर देता है। वहां ऐसा ही हुआ। मेरिटेड बच्चों ने इस रिजर्वेशन के विरोध में प्रदर्शन शुरू की। इस समस्या को हम यहीं छोड़ देंगे। रिजर्वेशन पे बात करने लगे तो हम अपने टॉपिक से भड़क जाएंगे। ठीक है। नहीं, मैं दूसरी सिर्फ बात, इतना कहना चाह रहा था कि वहां का जो रिजर्वेशन था वो पॉलिटिकल कोई भी रिजर्वेशन कारण था। रहा हो, कोई पॉलिटिकल भी कारण रिजर्वेशन। रहा हो, रिजर्वेशन था। ठीक है। मेरिट के लोग पीछे रह जाते थे, रिजर्वेशन के लोगों को जॉब्स मिल जाता। ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। मेरिट के लोग पीछे रह जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, दूसरे देशों में चलिए, ब्रेन ड्रेन हम करके आते हैं चले कि जाते इसका हैं। प्रभाव भारत के हिसाब से क्या होने वाला है। हाँ, उस पर आना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन अपने देश का इन इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है। उस पर ना जाकर हम अपने मुद्दे पर रहते हैं। बांग्लादेश में एक तो ये चीज हो रही थी। दूसरी चीज, जो मौजूदा शेख हसीना प्रधानमंत्री उनकी रही,
वो एक वो खुददार तरह की राजनीति करती रही, विदेशों के इन्फ्लुएंस में नहीं आती रही। कुछ समय पहले वो चाइना गई, 5 दिन के लिए गई थी, 4 दिन में लौट आई। वहाँ चाइना की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी इन्वेस्टमेंट्स की, वो उनको पसंद नहीं किया, और जिन जिन में निवेश चाइना करना चाहता था वो इंडस्ट्रीज उन्होंने भारत से समझौता करना मुनासिब था। इसी तरह से आईएसआई पाकिस्तान की जी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था उनकी जमाते इस्लामी के तौर, और वो इंटरफियर करने लगे थे गवर्नमेंट डीलिंग्स। ये बात भी शेख हसीना को पसंद नहीं थी। अमेरिका भी इंटरेस्टेड था एक वो जो ठीक है, कॉरिडोर बनाने में, ठीक है। और अमेरिका भी की भी काफी चलिए धाक इस पर आएंगे। संतेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर संतेश कुमार हैं, जाने माने जी। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। ज़रा उनसे मैं पहले उनका वक्तव्य ले लूं। संतेश जी, वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, लगातार हम चला भी रहे हैं, शेख मुजीब का पूरी जो प्रतिमा है उस पर बुलडोज़र से उसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है। एक तस्वीर हम दे रहे हैं कि बहुत बड़ी एक प्रतिमा है शेख मुजीब की, जिनको कहा जाता है बंग बंधु, और भारत में उनकी बड़ी इज्जत है, और भारत के बड़े अच्छे दोस्त जो इंदिरा गांधी ने उनको साथ दिया था 1971 में, जिस तरह से आज़ादी वहाँ पर मिली थी भारत सरकार के मजबूत जिस तरह से वहाँ पर साथ दिया गया उनका। तो अब ये जो आंदोलन है और इसमें शेख मुजीब की प्रतिमा का जो अनादर वहाँ पर किया जा रहा है, क्या ये कोई ख़ास सोच है, ख़ास मानसिकता है, और क्या किस तरह का इशारा भारत के लिए है इसमें? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है विषय। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से कि लोग इस तरह की कार्य करने के लिए प्रेरित हुए। मतलब पूरे जो मूर्ति तोड़ रहे हैं, चाहे वो जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आगजनी कर रहे हैं, जो घटना हिंसा कर रहे हैं, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। तो आप देखेंगे पूरा एक क्रम है, एक सिस्टमेटिक वे से हो रहा है। जैसा आपने खुद अपनी बात में भी उल्लेखित किया कि अभी ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के जाने के बाद हिंसा रुक गई या प्रोटेस्ट रुक गया है। ऐसा नहीं, क्या नहीं, जारी कारण है है? अभी। अगर मुद्दा वहीं तक रहता, वहीं तक सीमित था, तो आंदोलन ये विद्रोह है रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये आंदोलन रुक नहीं रहा, ये और बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इस पे जाने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे आप देखेंगे 1971 में जो आजादी लड़ाई लड़े उन्होंने कि पाकिस्तान से अलग होकर पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बनाया गया, पाकिस्तान से अलग हम रहेंगे। लेकिन उस लड़ाई के दौरान भी एक बड़ा तबका ऐसा था जो पाकिस्तान साथ रहना चाहता था। जैसा प्रोफेसर एसडी मुरी ने बताया कि रजाकार, जिसको उन्होंने कोर्ट किया, शेख हसीना ने बोला कि रजाकार ये लोग रजाकार है, बेसिकली वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ तब भी खड़े थे, आज भी पाकिस्तान के आईएसआई और जो रेडिकल जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तत्व तो आप देखेंगे अभी भी वहां मौजूद है। ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जो गैर लोकतांत्रिक या ऐसी हो जहां पर लोकतंत्र की स्थापना न हो, लोकतंत्र का कोई मूल्य स्थापित न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या अल्टरनेट लेके आना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान जैसा मॉडल लाना चाहते हैं? ऐसी परिस्थितियों में देखेंगे किसको मौका मिलेगा? आपकी सेना को मौका मिल जाता है, और जो सेना को मौका वाकई मिल भी गया है। कहा जाता है ना, सेना बैक्ड अप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वहां बनने की तरफ बढ़ चुका बांग्लादेश। तो जो सेना मिलिट्री बैक्ड जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह का हो? वहां जो वास्तविक रूप, जो वास्तविक स्वरूप होता है लोकतंत्र का, वही खत्म हो जाएगा। रही बात तत्वों की, कौन से तत्व उसमें इन्वॉल्व है, आप उसमें आप चाइना के एग्जांपल ले सकते हैं। उनके टर्म कंडीशन नहीं मानना चाहती थी, तो दूसरी तरफ देखेंगे वो शेख हसीना अमेरिका के भी जो टर्म कंडीशन थे उसको भी नहीं मानना चाहती। इसीलिए अमेरिका शुरू से बोलता रहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो बांग्लादेश में हो रहा है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़ा प्रोपोगेटर, सो कॉल्ड सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टर कहा जाता है अमेरिका है, वो जो वहां पे सबसे अच्छे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बोलता है कि नहीं, आपको जनता का सपोर्ट नहीं है, आप मनमानी तरीके से लोकतंत्र जीत के आ रही है। तो इस तरह जो आर्गुमेंट देना, उसके पीछे उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, जब आपको वहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम बताओ, सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर अमेरिका काफी प्रेरित रहा है शुरू से कि इस आइलैंड पे उनको दे दिया जिससे वो अपना नेवल बेस बना सके।
अगर वहां नेवल बेस बनाने में सफल होगा अमेरिका, तो वहां से चाइना पे भी अपना कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ इंडिया पे भी नियंत्रण कर सकता है और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस बना सकता है, जिसको लेकर शेख हसीना हमेशा शुरू से बहुत वोकल रही है और विरोध में रही है कि नहीं, अमेरिका चाहता है कि वो व्हाइट जो मैन है, व्हाइट कोट किया, व्हाइट मैन की बात किया कि फॉरेन नेशन ऑफ व्हाइट मैन, कि मतलब जो व्हाइट लोग हैं उनका एक ऐसा देश है, विदेशी देश है, जो अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाना चाहता है इस रीजन में, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो एक आइलैंड, छोटा सा मार्टिन आइलैंड, उस पे बनाना चाहता है, जिसके लिए मैं एग्री नहीं करती थी। मैं किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो लास्ट पार्लियामेंट सेशन में बोलती हैं, मैं किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहती, चाहे वो क्वाड हो या चाहे वो चाइनीज लेड हो, कोई ग्रुप हो, मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती। तो इस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका को कभी शोभा नहीं देता है। पिछले देखेंगे कुछ सालों में, 7-8 सालों में जितने भी एम्बेसडर यूएस के गए हैं वहां पे बांग्लादेश में, सबने बांग्लादेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट पास किया है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इलिस्ट्रेट किया। लेकिन देखेंगे इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश से धीरे धीरे समय के अनुकूल बढ़ता गया, बहुत मजबूत होता चला गया। और बांग्लादेश को यह समझ में आ गया था कि अगर हम भारत से मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रॉस्पर होंगे, विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात की जा रही है, चाय का कपड़े का व्यापार की बात की जा रही है, तमाम ऐसी चीजें जो बांग्लादेश बूम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। आप पूरी दुनिया में किसी मार्केट चलिए जाए, बांग्लादेश मेड इन बांग्लादेश कपड़े आपको मिल जाएंगे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तमाम देश इसके खिलाफ खड़े हो गए, वो देश जो भारत के खिलाफ रहते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बेसिकली पाकिस्तान हो, या वो तत्व जो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई है, जो आपका रेडिकल ग्रुप्स है, सब मिलकर एसडी मुनि जी, ठीक है, मैं इस पे आऊंगा। एसडी मुनि जी, जैसा कि संतेश जी भी कह रहे थे, ये बताइएगा कि यहाँ पर एक घटना का जो हम इस प्रोग्राम कर भी रहे हैं कि वहाँ पर मंदिरों पर हमले हुए, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों को, मकानों को निशाना बनाया गया। कुछ एक थाना था जहाँ के 13 या 14 पुलिस वाले थे, उनको मार डाला गया। उनमें से खबर आ रही है कि ज़्यादातर उसमें हिंदू समुदाय से थे। क्या आपको लगता है कि क्योंकि शेख मुजीब की फैमिली जो थी वो भारत से बड़े अच्छे रिश्ते थे, उनकी पूरी फैमिली तो रही नहीं थी, सिर्फ 2 बहनें ये बची थी, शेख हसीना और शेख रेहाना, बाकी फैमिली तो वहीं पर हत्या उनकी हो गई थी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलनकारी हैं, छात्र आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक मैसेज भारत को देना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर? देखिए, आप वहाँ की राजनीति को जरा पैनी नज़र से देखने की कोशिश करें जी। और उसमें मैं उसको एक हिंदू मुसलमान के दायरे से नहीं देखता हूँ। बेशक जो अटैक भी चल रहे हैं हसीना के रेजिग्नेशन के बाद भी और फौज के ऐलान के बाद भी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ के जो ओपोजिशन और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जिनके ऊपर फौज का वरद हस्त है, जिनको बाहर से मदद है, वो डेमोक्रेसी और सेक्युलर फोर्सेस को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा। और हिंदू माइनॉरिटी को वो इसका एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि जो हिंदू माइनॉरिटी है वो हसीना को मदद कर रही थी। तो अटैक सिर्फ हिंदुओं पे नहीं है, हिंदुओं पर भी है, उसके साथ साथ नहीं, अवामी लीग के तमाम मेंबरान पर हो रहा है। हाँ, वो उनके नेताओं पर हो रहा है। समझने की आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अवामी लीग पे सभी पे है, जो डेमोक्रेट्स हैं वहां के, उन पे अटैक है। देखिए, पार्लियामेंट को उन्होंने खराब कर दिया। पार्लियामेंट का तो कोई रिलीजन नहीं है, किस तरह से उसको तबाही कर दी उन्होंने, और फौज ने कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए। तो फौज का वरद हस्त है उसके पीछे। नहीं, वहां पर जो फौजी कमांडर हैं वकारुल जमा, उन्होंने तो कह दिया है कि मैंने पुलिस और फौज को कहा है कि गोली ना चलाएं आंदोलनकारियों पर। एसडी मुनि कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा था कि वहां पर जो जनरल हैं फौज के, उन्होंने कह दिया है कि पुलिस से और फौज से कि वो आंदोलनकारियों पर गोली ना चलाएं। नहीं, यही नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने हसीना को जाके बोला कि हमारी फौज को आप स्ट्रीट से और लोगों के ओपोजिशन से हटा लीजिए, क्योंकि हम एक एंटी पीपल फोर्स बनकर उभरना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अरेंज किया कि हसीना बच जाए, इसलिए उसको बांग्लादेश से बाहर भेज देना चाहिए। लेकिन भेज देने से पहले उन्होंने उससे कहा कि आप अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दिए बिना हम नहीं भेजेंगे। और ये बात घंटों में हुई है, इसके लिए ज्यादा वक्त उन्होंने नहीं लगाया।
उन्होंने सीधा कहा आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा देने के बाद हम आपको सुरक्षा दे देंगे। 1 घंटे का सुना है कि समय दिया गया था सिर्फ शेख हसीना हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटे का समय दिया गया था कि आप इस्तीफा 45 दें। मिनट जी 45 मिनट जी जी। धनंजय गिरी 45 जी, मिनट धनंजय गिरी जी, अभी आपने जगदीश शर्मा जी की भी बात सुनी। उन्होंने एक बात कही, हालांकि एसडी मुनी कहते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, लेकिन जगदीश जी ने एक बात कही कि साहब आप कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हो गए हैं मोदी जी के राज में, लेकिन पड़ोस में कोई आपकी पावर मानने को तैयार नहीं है। वहां पर जिस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इसके लिए देखिए, ऐसा आवाज उठानी चाहिए। जी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से अपना ही कत्ल करेगी, जो साखे नाजुक पे आसियाना बनेगा नापायदार होगा। पाकिस्तान के कुछ सालों में क्या हुआ, वहां से तंग आकर बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जी नहीं, मैं तो जगदीश जी की बात कह रहा हूँ ना। जगदीश जी ने भी एक कमेंट